हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। देखो बच्चों, जो लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था साइक्लिक ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, कुछ एक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था कि हाँ साइक्लिक ग्रुप आप किस चीज़ को बोलते हो, कि अगर कोई फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप हो, अगर उसका ऑर्डर n है तो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इनफाइनाइट ऑर्डर का अगर जब कभी भी हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही जनरेटर बनते हैं। और हमने ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो आर स्टार है, आर है, सी स्टार है या फिर सी है, वो कभी भी साइक्लिक ग्रुप नहीं बनता। देखो बच्चों, आज दरअसल हम जो करते हैं, जो हम लास्ट टाइम जो वहाँ पर जहाँ पर मैंने टॉपिक को छोड़ा था, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक ग्रुप को डिस्कस किया था, वहाँ पर एक ही थ्योरम डिस्कस की थी। वो ये थी कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन। उसका छोटा सा मैंने आपको प्रूफ भी दिया था। उसी वे के अकॉर्डिंग मैं आज का जो हमारा काम है उसको आगे तक लेकर जाता हूँ। देखो बच्चों, हमने जो वहाँ पर डिस्कस किया था वो ये चीज़ थी कि अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक है तो एबिलियन हमेशा बनता है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि नॉन एबिलियन ग्रुप ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई नॉन एबिलियन ग्रुप हो वो आपके पास कैसा बनता हो, साइक्लिक बनता हो। बिकॉज अगर नॉन एबिलियन ग्रुप साइक्लिक बन जाता है तो एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि एक ग्रुप इज एबिलियन एंड नॉन एबिलियन बोथ एट ए टाइम। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बन चुका कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी ग्रुप अगर आपके पास अगर वो नॉन एबिलियन है तो कभी भी आपके पास साइक्लिक नहीं बन सकता। तो ये चीज़ थी। आज का हमारा जो काम है, बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, कुछ एक कंसेप्ट को जनरेट करने की कोशिश करूँगा मैं। वहाँ से जो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आपको अप्रोच करने का वे मिलेगा, तरीका मिलेगा। CSIR नेट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं दरअसल उन क्वेश्चनों को भी दरअसल हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टी थी साइक्लिक ग्रुप की, उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड थ्योरम है उसको डिस्कस करते हैं। वो दरअसल थ्योरम क्या है, वो ये कि इफ A इज द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, G, then A inverse is also the generator। देखो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है दरअसल वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, अगर उसका ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी दरअसल क्या बनता है, जनरेटर बनता है उस ग्रुप का। देखो बच्चों, इसका जो दरअसल प्रूफ हम कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। फर्स्टली मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि जी मेरे पास क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, ये चीज़ थी। आपको यहाँ पर क्या चीज़ मानना है, मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि जी मेरे पास क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है। दैट इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप कि इस ग्रुप के पास एक दरअसल ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिससे आप पूरा का पूरा थ्रू आउट ग्रुप को कंस्ट्रक्ट कर सको। तो दैट इम्प्लाइज मैंने अभी क्या कर दिया, एक डेफिनेशन अप्लाई कर दी किस चीज़ की, साइक्लिक ग्रुप की। तो दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट जो जी है वो क्या होता हो, जनरेट होता हो किससे, ए से। या फिर इस टाइप से भी लिख सकता हूँ कि जो एलिमेंट है जी के वो किस फॉर्म के बनते हो, ए की पावर एन टाइप के, जहाँ पर एन कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर से है। ये चीज़ थी। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर दरअसल क्या माना है, ए को इन्वर्स मानना है, सॉरी ए मैंने क्या माना, जनरेटर माना है जी का। अब इसका जो इन्वर्स क्या बनेगा, ए इन्वर्स बनेगा। अब उसको मुझे क्या चीज़ शो करना है, जनरेटर शो करना है, किसका, जी का है। अब देखो बच्चों, ए इन्वर्स को जनरेटर जी का मैं कब शो कर सकता हूँ कि अगर जी के सारे मेंबर अगर मैं किस फॉर्म के लिख सकूँ, एक इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकूँ। मतलब कि जी का हर एक मेंबर अगर मैं ए इन्वर्स की हेल्प से लिख पाया तो दैट इम्प्लाइज जी है वो क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, और उसका जनरेटर क्या बन जाएगा, वहाँ पर ए इन्वर्स बन जाएगा। दैट इम्प्लाइज मैंने क्या कर लिया, अब ये चीज़ ले लिया, एक आर्बिट्ररी मेंबर लिया यहाँ से, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो दैट इम्प्लाइज जो x है वो किस फॉर्म का बनेगा, a की पावर m टाइप का, सच दैट m कहाँ से है, इंटीजर से। देखो बच्चों, जो x है वो किस फॉर्म का है, a की पावर m टाइप का है। इसको दरअसल मैंने क्या लिख दिया, इस फॉर्म का लिख दिया, a की पावर -1 और उसकी -m। अब देखो बच्चों, m कहाँ से है, इंटीजर से है, तो दैट इम्प्लाइज -m भी कहाँ से बनेगा, इंटीजर से ही जाएगा।
सच दैट माइनस एम इज बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ से ये चीज़ बन चुका कि आपने क्या लिया, एक आर्बिट्री मेंबर लिया है, एक्स कहाँ से लिया है, जी से लिया है, और उसको आपने क्या लिख दिया, ए इनवर्स की हेल्प से लिख दिया। जहाँ पर रिपीटेशन है, जो रिपीटेशन बनाई है आपने वो कहाँ से बनी है, इंटीजर के सेट से बनी है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये बन चुका कि जो x है इट इज रिटन विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स, बट x इज द आर्बिट्री मेंबर ऑफ g। तो दैट इम्प्लाइज g का हर एक मेंबर है वो क्या बन चुका, वो लिखा जा चुका किसके हेल्प से, ए इनवर्स की हेल्प से। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि जो g है वो किससे जनरेट होना स्टार्ट हो चुका, अब ए इनवर्स से। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि ए इनवर्स इज द जनरेटर ऑफ g। ये चीज़ थी। तो इसका मतलब ये चीज़ बन चुका बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप आपके पास एट रैंडमली अगर वो साइक्लिक ग्रुप है, अगर ए उसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी श्योरिटी की बात है उसका जनरेटर ही बनेगा। यहाँ से ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। इस चीज़ को हमने भी क्या किया, प्रूव किया है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, एक थ्योरम और आती है उसको और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो थ्योरम क्या है, वो ये है। देखो बच्चों, जो आपके पास अब ये नेक्स्ट थ्योरम आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा बनती है। इसके हेल्प से ही हम आके जो हमारा काम है उसको एक्सटेंड करते हैं। दरअसल वो क्या चीज़ है, वो ये है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो बेसिक प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप के अंदर, वो दरअसल ये है कि इफ़ G इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, इफ़ G इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप of order n such that G has an element देखो बच्चों, एक्चुअल में जो ये चीज़ है अगर यहाँ पर साइक्लिक ना देता तो और ज़्यादा अच्छी है। दरअसल वो थ्योरम क्या बनते हैं, वो ये है कि अगर G मान लिया आपके पास क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, n है, सच दैट G हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n of order n, then G must be cyclic। देखो बच्चों, दरअसल जो ये थ्योरम है इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थ्योरम आपको क्या बोलती है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है n ऑर्डर का है, अगर उस फाइनाइट ग्रुप के अंदर से अगर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर दरअसल क्या आपके पास n है, तो दैट इम्प्लाइज वो जो ग्रुप आपके पास वो क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चों कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर n है, अगर ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है और जहाँ पर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, तो ग्रुप क्या बनता है, दरअसल साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। देखो बच्चों, इसका जो प्रूफ हम कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से क्या है, इसका जो प्रूफ है बहुत ही आसान है और ईजी है। किस टाइप से करते हैं इसके प्रूफ को, उस चीज़ पर आते हैं। मैंने दरअसल क्या कर लिया, मान लिया कि मेरे पास एक ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑर्डर कितना मान लिया, n मान लिया। मतलब कि इस टाइप से कि लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज n। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मान लिया कि G मेरे पास है कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, n मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या है, वो इस टाइप से है कि आपके पास एक ये G है, कोई ग्रुप है और इसका ग्रुप का ऑर्डर दरअसल कितना है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ n एलिमेंट है। अब दरअसल जो ये थ्योरम आपको ये बोलती है, अगर इस ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, अब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है, तो आपको प्रूव करना है कि जो G है वो दरअसल क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि एक ऐसा मेंबर है G के अंदर सच दैट जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n है। अब टारगेट मेरा फिर ये बनता है कि G को कैसा प्रूव करना, साइक्लिक ग्रुप शो करना। अब साइक्लिक ग्रुप कैसे शो करेंगे उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, ये मान लिया एंड A बिलोंग्स टू G
सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज n, ये चीज है। अब देखो बच्चों, आपका टारगेट दरअसल क्या है, जी को साइक्लिक ग्रुप शो करना है। अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हो तो बहुत सी चीजें क्लियरिटी हो जाती है। यहाँ से क्या क्या चीजें क्लियरिटी होंगी, वो ये कि अगर कोई भी ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, अगर उसका ऑर्डर n है, अगर उस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ग्रुप साइक्लिक बनता है। और उसका कंट्रा पॉजिटिव क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग भी क्या सिचुएशन बनती है, वो ये है कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का, अगर उसका ऑर्डर n है, अगर उसके पास एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसका ऑर्डर n नहीं है, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा बाद में कि ग्रुप आपके पास कभी साइक्लिक नहीं बनेगा। अभी जस्ट इस थ्योरम के बाद नेक्स्ट चीज को बताऊंगा, वहां से सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इससे ही जो आपका काम है, चीजें खुलनी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे के साथ लिंक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या कर लिया, एक चीज बनाया H एक सब ग्रुप बनाया जी का। किसकी हेल्प से बना दिया, ए की हेल्प से बनाया। वो किस टाइप का बना दिया, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप बनाया H। मैंने क्या कर लिया, मान लिया H दरअसल एक ग्रुप है, उसके अंदर मेंबर कौन से जाते हैं, वो ये है a की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू z, ये चीज है। अब देखो बच्चों, जो g है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, और उसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n है। इसका मतलब ये है कि a किसके अंदर है, g के अंदर है, तो इसका मतलब a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ a की पावर n, सारे के सारे मेंबर किसके अंदर जाएंगे, g के अंदर जाएंगे, बिकॉज जी इज ए ग्रुप बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दैट इंप्लाइज H है वो किसके अंदर गया, G के अंदर गया। एक तो ये चीज। सिमिलरली यू कैन इजिली प्रूव दैट H इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, H इज द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G। अब देखो बच्चों, दरअसल जो H है इसका ऑर्डर दरअसल कितना है, जितना उस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ H है वो कितना है, ऑर्डर ऑफ A के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ A कितना है, n है। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने दरअसल क्या किया है, एक सब ग्रुप बनाया है H, किसका, G का बनाया है, और G का ऑर्डर कितना है, n है, और सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। तो दैट इंप्लाइज जो H है किसके इक्वल बन चुका, G के इक्वल बन चुका। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये चीज बन चुकी। दैट इंप्लाइज H इज इक्वल टू G। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको ये पता कि जो H है वो कैसा है, साइक्लिक सब ग्रुप है G का। अब H G के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि G इज द साइक्लिक ग्रुप। एक बात इसके अंदर छोटी सी बात है कि ये चीज नोट करने की और थी कि एक्चुअल में आपने क्या किया है, आपने जो H बनाया था वो किसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट था, वो उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट था जिसका ऑर्डर G के इक्वल था। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि जो G है दरअसल किससे जनरेट है, उस मेंबर से जनरेट है जिसका ऑर्डर कितना है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी, ये चीज़ बन चुकी कि अगर कोई भी साइक्लिक, कोई भी फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, अगर उसका ऑर्डर n है, अगर उसके अंदर एक ऐसा मेंबर मिलता है जिसका ऑर्डर अगर आपके पास क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज वहाँ से जो ग्रुप है एक तो साइक्लिक बनेगा, और सेकेंडली जो मेंबर है G का वो दरअसल क्या बन जाएगा, जनरेटर बन जाएगा G का। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, ये चीज़ कि दैट इंप्लाइज A इज बिकम द जनरेटर ऑफ G, ये चीज़ थी। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर ये तो प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी ग्रुप है n ऑर्डर का है, फाइनाइट ग्रुप, अगर उसके अंदर से एक ऐसा मेंबर मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के इक्वल है और ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ग्रुप क्या बन चुका, साइक्लिक बन चुका। अब कन्वर्स और चलते हैं इसका कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, मतलब कि अगर कोई ग्रुप आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर वो साइक्लिक है, तो उसके पास क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसके पास एक ऐसा मेंबर मिलेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या कर दिया, एक इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसी थ्योरम को, इसी कंसेप्ट को आगे लेकर जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने दरअसल क्या कर दिया, ये चीज कर दिया कि मान लिया कि जी मेरे पास क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जो साइक्लिक है जिसका ऑर्डर दरअसल n है। अब टारगेट मेरा ये है
कि क्या ग्रुप के अंदर एक ऐसा मेंबर प्रेजेंट होगा उस केस के अंदर जो साइक्लिक ग्रुप और एन ऑर्डर का है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो। अब यही से अगर ये चीज़ बन जाती है तो यहाँ से आपकी जो थ्योरम है इफ़ एंड ओनली में बन जाती है, और वहाँ से जो भी कंडीशन थी, चीज़ें थी, अब क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी आगे। देखो बच्चों, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये चीज़ भी बोल सकता हूँ कि इफ़ G इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then G must have an element of order n। एक तो ये चीज थी। देखो बच्चों, जो मैंने भी ये लाइन बोली है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर उसका ऑर्डर कितना है n है और साइक्लिक ग्रुप है वो, तो ये बात तो श्योर है कि उस ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जिसका ऑर्डर कितना है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इस चीज़ को कैसे प्रूव करते हैं, इस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया जी मेरे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, सच दैट ऑर्डर दरअसल क्या मान लिया उसका, n मान लिया। आपको याद हो तो बच्चों, कल ही लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो ये चीज़ डिस्कस किया था कि अगर n ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो किसका आइसोमॉर्फिक है, वो Zn का आइसोमॉर्फिक बनता है। अब आपने क्या लिया है, ये लिया है कि जी आपके पास क्या कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर दरअसल आपने कितना रखा, n रखा है, तो दैट इम्प्लाइज जी इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी है, ये चीज़ बन चुकी कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। अब एक बात बताओ बच्चों, अब Zn के अंदर हमें ये चीज़ पता है कि किस टाइप के मेंबर इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, किस टाइप का काम इसके अंदर चलता है और डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या Zn के अंदर n ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, Zn के अंदर n ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। कितने बनते हैं उस चीज़ पर आते हैं। सिंस n डिवाइड n, तो दैट इम्प्लाइज Zn हैज़ एन एलिमेंट ऑफ order n, that implies G has an element of order n, and the number of element of order n in G is phi n। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ बोली है, ये चीज़ बोली है कि अगर जी मेरे पास क्या कोई साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का है, तो ये बात श्योर है कि जी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर कितना है, n है। इस चीज़ को कैसे प्रूव करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। आपको क्या गिवन है, जी साइक्लिक ग्रुप गिवन है और उसका ऑर्डर n है, तो दैट इम्प्लाइज जी है वो आइसोमॉर्फिक बनेगा Zn के साथ। अब Zn के अंदर डी ऑर्डर के एलिमेंट कैसे चेक करते थे, एक तो d है वो n को डिवाइड करना चाहिए, बट आपको तो ये चीज़ चेक करना है कि Zn के अंदर n ऑर्डर का एलिमेंट बनता है फिर नहीं बनता है। n है वो n को तो डिवाइड करता है, तो दैट इम्प्लाइज Zn के अंदर है n ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब g किसके आइसोमॉर्फिक था, Zn के आइसोमॉर्फिक है, तो दैट इम्प्लाइज जो g है इसके पास भी क्या बन चुका, एक ऐसा एलिमेंट मिल चुका जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो दैट इम्प्लाइज उसके पास एक ऐसा मेंबर जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर कितना है, n है। और कितने बनते हैं ऐसे मेंबर जी के अंदर जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है, n है, वो है phi n। तो यहाँ से देखो बच्चों, अभी मैंने एक थ्योरम बताई थी, वो ये थी कि अगर जी कोई भी फाइनाइट ग्रुप है n ऑर्डर का है तो उसके पास अगर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इम्प्लाइज जी साइक्लिक। अगर जी साइक्लिक है तो दैट इम्प्लाइज उसके पास ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि जो मेंबर, जिस मेंबर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है और जहाँ पर ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है, तो जो मेंबर दरअसल क्या बनता है, जनरेटर बनना स्टार्ट हो जाता है जी का। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, n ऑर्डर का है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनते हैं, ये चीज़ काउंट करना स्टार्ट कर दो, जिनका ऑर्डर कितना है, n है। अब जी को अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का है, तो दैट इम्प्लाइज उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनते हैं, phi n बनते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ये बन चुका कि नंबर ऑफ जनरेटर
in a cyclic group of order n is phi n. तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या बन चुका, वो ये द नंबर ऑफ जनरेटर in a cyclic group of order n is phi n. ये चीज थी। अभी देखो बच्चों, आपने दो थ्योरम को क्लब करके एक चीज यहां से ये निकाल दी, वो ये चीज थी कि अगर G कोई भी ग्रुप है n ऑर्डर का है, आपने ये बोला है n ऑर्डर का अगर कोई भी ग्रुप है तो उसके अंदर अगर एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज ग्रुप साइक्लिक बन जाता है। ये इफ एंड ओनली में बन चुकी है बात। तो दैट इंप्लाइज, अब इन दोनों चीज को क्लब करता हूं तो ये चीज बन चुका कि इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, if and only if G has an element of order n। ये चीज़ है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, साइक्लिक है, तो दैट इंप्लाइज उस ग्रुप के पास n ऑर्डर का ग्रुप है, तो दैट इंप्लाइज उसके पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर प्रेजेंट होता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अगर फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो, उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो G मस्ट बी साइक्लिक। तो इसका मतलब ये बच्चों कि आपने जो चीज़ें की थी, Q4 किया था, Q4 के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्डर का एलिमेंट मिलता है, वो 4 ऑर्डर का है, बट Q4 का ऑर्डर तो 8 है, तो दैट इंप्लाइज Q4 इज नॉट साइक्लिक। अब देखो बच्चों, यहाँ से चीज़ें ज़्यादा लिंक होनी स्टार्ट हो चुकी। जब कभी भी कोई आपसे ये पूछता है कि चेक करो कि कोई ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, वो साइक्लिक है या फिर नहीं है, आपका काम जस्ट यही चीज़ चेक करना है कि उस ग्रुप के अंदर क्या ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ग्रुप क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। अगर नहीं करता एग्जिस्ट तो दैट इंप्लाइज G नेवर बी ए साइक्लिक ग्रुप। या सही चीज़ आपने क्या कर दी, प्रूव कर दी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट जो थ्योरम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दरअसल हमें क्या बोलती है बच्चों, वो ये चीज थी कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो दरअसल ये है कि एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर is always cyclic। देखो बच्चों, दरअसल जो ये थ्योरम आपको क्या बोलती है कि मान लिया कोई ग्रुप है आपके पास, अगर उसका ऑर्डर प्राइम है तो हमेशा क्या बनेगा, वो साइक्लिक ग्रुप बनेगा। देखो बच्चों, जो ये थ्योरम है दरअसल उसका प्रूफ कैसे करते हैं, मैंने क्या करूँगा, अब मैं कंस्ट्रक्ट आपको जो लूप होल है वो समझाने की कोशिश करता हूँ फिलहाल। कि मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कोई ग्रुप है मेरे पास G है, उसका दरअसल ऑर्डर कितना, प्राइम है। अब उसको क्या शो करना है, मुझे साइक्लिक शो करना है। साइक्लिक में तभी शो करूँगा, अभी जो मैंने इफ एंड ओनली में चीज़ बताई है उसके अंदर मैं एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट कर लूँगा जिसका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो दैट इंप्लाइज G क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा। इसी कंसेप्ट का, इसी लूप होल का यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मैंने दरअसल क्या मान लिया, ये चीज़ मान लिया, let G be a group such that order of G is P such that P is prime। ये चीज है। अब देखो बच्चों, ग्रुप दरअसल आपके पास क्या है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है एक, मतलब कि उसके अंदर जो मेंबर है G के अंदर कितने मेंबर बनते हैं, P बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, P एलिमेंट है उसके अंदर। तो दैट इंप्लाइज जो G है उसका जो स्ट्रक्चर है दरअसल वो किस टाइप का बनेगा, वो ये कि A1 A2
A3 एंड सो ऑन सो फॉर AP। ये मेंबर है दरअसल उसके अंदर, और इन्हीं में से ही कोई आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। यहाँ पर मैं शॉर्टली से तो ये नहीं बोल सकता कि A1 आइडेंटिटी है या फिर A2 आइडेंटिटी है, इनमें से ही कोई मेंबर आइडेंटिटी बनता है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर? P है, सच दैट P इज ए प्राइम। अब देखो बच्चों, आपको तो ये पता है कि इस ग्रुप के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है? 1 है। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर दरअसल कितना है? 1 है। तो इसका मतलब जो बचे हुए एलिमेंट बनेंगे, आपको जब मैंने आगे पहले डिस्कस किया था कभी, वहाँ पर ये चीज़ बताई थी कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, अगर ग्रुप आपके पास क्या हो? फाइनाइट ऑर्डर का हो। यहाँ पर जो ग्रुप है दरअसल वो आपको कितना गिवन है? फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप गिवन है। तो दैट इम्प्लाइज इसके अंदर से अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाता हूँ तो उसका जो ऑर्डर है वो दरअसल क्या करेगा? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो मैंने क्या कर लिया, एक मेंबर उठाया इसके अंदर से, लेट A बिलोंग्स टू G, तो दैट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ A डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। ऑर्डर ऑफ G कितना है? वो P है। ऑर्डर ऑफ A डिवाइड P, तो दैट इम्प्लाइज सिंस P इज ए प्राइम, तो यहाँ से जो प्राइम नंबर है उसके जो डिवाइजर है वो 2 ही बनते हैं, या तो 1 बनेगा या फिर क्या बनेगा? इटसेल्फ P बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑर्डर ऑफ A है वो क्या बन चुका? या तो 1 है या फिर आपके पास क्या है? P है। ये चीज़ बन चुकी है। इफ A is other than identity, so that implies order of A is P. If A is not equal to identity, belongs to G, that implies order of A is P. यहाँ से ये बन चुका कि अगर कोई मेंबर अगर वो A है, अगर वो आइडेंटिटी से अलग है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? यहाँ से मस्ट बी P। तो इसका मतलब आपको क्या मिल चुका? एक ऐसा मेंबर मिल चुका G के अंदर से जिस एलिमेंट का ऑर्डर दरअसल क्या है? ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल बनता है। जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी ग्रुप G है, फाइनाइट ऑर्डर का है, अगर उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो ग्रुप क्या बनता है? हमेशा साइक्लिक बनता है। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका? G मस्ट बी ए साइक्लिक ग्रुप। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का है तो हमेशा क्या बनता है? साइक्लिक ग्रुप बनता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक है, 5 का भी ऑर्डर का भी कोई भी ग्रुप है हमेशा साइक्लिक है, 7 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हमेशा साइक्लिक है, 11 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है हमेशा साइक्लिक बनता है, 13 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हमेशा साइक्लिक बनता है। इस टाइप से अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो किस चीज़ क्या बनता है? हमेशा साइक्लिक बनता है। अब इसी चीज़ को मैं इस चीज़ से भी लिंक कर सकता था जो आपको मैंने भी बताई थी कि अगर कोई भी ग्रुप हो, n ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट इम्प्लाइज वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक है? Zn का आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो दैट इम्प्लाइज वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक बनेगा? Zp के बनेगा, बिकॉज प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, अभी आपने प्रूव कर दिया कि वो क्या बनता है? हमेशा साइक्लिक बनता है। तो इसका मतलब ये बन चुका, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी कि इफ G बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर देन G इज आइसोमॉर्फिक टू Zp। इफ G इज ए ग्रुप, यहां से क्या बन चुका? वो ये इफ G बी ए ग्रुप सच दैट ऑर्डर ऑफ G इज P सच दैट P इज प्राइम। अभी आपने क्या बोला है बच्चों? ये चीज बोल दी है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है तो हमेशा क्या बनता है? साइक्लिक बनता है। पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो आपके पास प्राइम ऑर्डर का है तो हमेशा साइक्लिक है। अगर कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का तो किसका आइसोमॉर्फिक है? Zn का आइसोमॉर्फिक। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से G क्या बन चुका? इज आइसोमॉर्फिक टू Zp। तो दैट इम्प्लाइज G इज आइसोमॉर्फिक टू Zp। एक तो ये चीज़। देखो बच्चों, अभी आपने ये बोला है कि प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो तो हमेशा किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक है? Zp का आइसोमॉर्फिक है, और Zp हमेशा क्या बनता है? साइक्लिक बनता है। ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि Z5 इज ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप, या फिर 5 आपके पास क्या प्राइम है तो दैट इम्प्लाइज कोई भी ग्रुप है 5 ऑर्डर का है
तो हमेशा क्या बनता है, वो हमेशा ही साइक्लिक बनता है। और अभी जो पहले डिस्कस किया था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन भी बनता है। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों कि 5 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप उठा लो आप, इस दुनिया के अंदर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट करता है 5 ऑर्डर का, वो हमेशा क्या बनता है, साइक्लिक ही बनता है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है वो हमेशा क्या बनता है, एबिलियन बनता है। और ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ग्रुप है 4 जिसका ऑर्डर 4 या 4 से छोटा है तो हमेशा क्या है, वो एबिलियन है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को इकट्ठा करके ये चीज़ भी बना सकता हूँ कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 मस्ट बी एबिलियन। इन्हीं को जस्ट क्या किया है, क्लब करना स्टार्ट किया है कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन और इक्वल टू 5 और इक्वल टू 5 इज ऑलवेज एबिलियन। ये चीज थी। इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है तो हमेशा क्या बनता है, वो एबिलियन बनता है। इसका मतलब एक ऑर्डर का ग्रुप भी एबिलियन, 2 का भी एबिलियन, 3 का भी एबिलियन, 4 का भी एबिलियन और 5 का भी। एक तो ये चीज़ थी। आपको अगर याद हो तो हमने D3 को डिस्कस किया था, डाइहेड्रल ग्रुप को डिस्कस किया था, ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग बनाया था, और वहाँ पर मैंने ये चीज़ प्रूव की थी कि D3 इज ऑलवेज नॉन एबिलियन। तो इसका मतलब ये बन चुका बच्चों कि सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप 6 ऑर्डर का ही एग्जिस्ट करता है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, वो ये द स्मॉलेस्ट ऑर्डर of a non-abelian group is of order 6। दरअसल वो क्या है, आपके पास जो ग्रुप है वो क्या है, वो D3 है। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऑर्डर का जो नॉन एबिलियन ग्रुप है बच्चों, वो D3 बनता है। हम ये चीज डिस्कस कर चुके कि दिस वन इज नॉन एबिलियन, और इसका जो ऑर्डर है वो दरअसल कितना बनता है, 6 बनता है। जब कभी भी कई बार देखा जाता है कि क्विज वगैरह में पूछ लेता हो, ये दरअसल जो चीज़ है सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप कितने ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन भी दरअसल IIT के अंदर आ चुका। जो IIT जैम के अंदर दरअसल ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि सबसे छोटा ग्रुप कितने ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है जो नॉन एबिलियन हो। वो दरअसल आपके पास क्या है, 6 ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है। आपके पास क्या है, वो ग्रुप सबसे छोटा नॉन एबिलियन ग्रुप है, 6 ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा है, D3 है। एक तो ये चीज़ थी। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, और चीज़ों को और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, अब दरअसल क्या करते हैं, एक चीज़ जो देखो बच्चों, जो आपको ये चीज़ें बताई जाती है उनको नोट किया करो। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। इनफैक्ट जो बुक है, खन्ना बाम्बरी की बुक है, गैलिन की बुक है, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें निकाली गई है, थ्योरी वहीं से बनाई गई है कि इसी कोशिश रहती है कि आपका कंसेप्ट बनाया जाए। देखो बच्चों, एक और चीज़ आती है, उसको डिस्कस करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग CSIR नेट में एक बार क्वेश्चन आया था, दिसंबर 2015 के अंदर आया था, 4.75 मार्क्स का। उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ है वो ये है कि जो Zm क्रॉस Zn है वो आइसोमॉर्फिक टू Zmn के बनता है इफ M और N का GCD अगर आपके पास कितना बनता हो, 1 बनता हो। ये चीज है। देखो बच्चों, दरअसल ये चीज है, इट इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो ये थ्योरम आपको क्या बोलती है, वो ये है कि अगर जो Zm क्रॉस Zn है आपके पास, वो जो चीज़ है, जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, वो आइसोमॉर्फिक टू Zm के कब बनती है, अगर M का और N का GCD कितना बनता हो, मेरे पास 1 बनता हो। इस चीज़ का दरअसल जो प्रूफ हम कैसे करते हैं उस चीज़ पर आते हैं। इसका जो प्रूफ है, इट इज़ सो इजी। देखो बच्चों, मैं दरअसल क्या करता हूँ, Zm क्रॉस Zn से चलता हूँ। मुझे ये पता है कि Zm क्रॉस Zn के अंदर जो भी मेंबर है कितने ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, वो किस टाइप से बनता है, वी नो वेरी वेल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो मेंबर है,
वो किस फॉर्म के बनते हैं, वो ये टप्पल के अकॉर्डिंग जाते हैं, जहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है Zn के अंदर से है एंड सेकंड पोजीशन है वो दरअसल कहाँ से है, Zn के अंदर से है। एक तो ये चीज़ थी। और इसके अंदर जो एलिमेंट ऑर्डर कहाँ से कब बनता है, जितने ऑर्डर का एलिमेंट आपको बनाना होता है, यहाँ से एक मेंबर उठाओ, यहाँ से मेंबर उठाओ, उनका जो एलसीएम बनता है उतने ऑर्डर का एलिमेंट पूरा का पूरा इस ग्रुप के अंदर बनता है। देखो बच्चों Zm क्रॉस Zn है, इसके अंदर एक ऑर्डर का एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक ऑर्डर का एलिमेंट है, और जो कोई भी एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है उस वो दरअसल क्या करेगा, एक तो m को डिवाइड करेगा, इसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करता है वो दरअसल क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। आपको ये पता है कि इसके अंदर m ऑर्डर का भी एलिमेंट बनता है, n का ही बनता है। यहाँ पर चाहे कुछ भी बने, यहाँ पर चाहे कुछ भी बने, देखेंगे किस टाइप से स्ट्रक्चर जाती है। अब देखो बच्चों, जो ये चीज़ है आइसोमॉर्फिक टू ZMN के कब बनेगी, ZMN आपके पास दरअसल क्या है, साइक्लिक ग्रुप बनता है। अब ये स्ट्रक्चर है साइक्लिक कब बनती है, अगर इसके अंदर एक ऐसा मेंबर प्रेजेंट हो जिसका ऑर्डर दरअसल कितना बनता हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल बनता हो। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है दरअसल आपके पास, वो m × n है। सिंस ऑर्डर ऑफ Zm क्रॉस Zn इज इक्वल टू m × n। अब इसके अंदर जो कोई भी एलिमेंट बनेगा उसका ऑर्डर m × n कब बनेगा, दरअसल ये चीज होता है कि m × n ऑर्डर का एलिमेंट इसके अंदर कब बनता है, वो तभी बनता है एलसीएम के थ्रू आता हो। एक तो ये चीज कि m × n एलसीएम दरअसल किन किन चीजों का बनता है वो ये थी। m × n एलसीएम आपके पास किस किस का बनता है, एक तो m का 1 का और mn का एलसीएम 1 है, m बनेगा, और एलसीएम ऑफ mn का और 1 का एलसीएम आपके पास क्या बनता है, mn बनता है। और एक सेकेंडली एलसीएम है m और n, इसकी पॉसिबिलिटी है m × n बनने की, वो देखते कब बनता है। अब देखो बच्चों 1 का और mn का एलसीएम आपके पास ये पता है कि mn बनेगा, mn का और 1 का एलसीएम आपको ये पता है कि mn बनेगा। इसका मतलब ये है कि mn ऑर्डर का एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर का एलिमेंट उठा लो, उसके थ्रू mn ऑर्डर का एलिमेंट बनेगा। इसके अंदर तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट बनता है वो बनता है m ऑर्डर का, तो दैट इंप्लाइज Zm के अंदर m × n ऑर्डर का एलिमेंट नहीं बनता, इसके अंदर भी m × n ऑर्डर का एलिमेंट नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितने का बनता है, n ऑर्डर का बनता है। तो इसका मतलब ये चीज़ थी कि ये फर्स्ट दो पॉसिबिलिटी आपने बनाई है ये कभी नहीं बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ से चॉइस बनती है m × n की, एलसीएम है यहाँ से बन सकता है, m × n का एलसीएम mn बन सकता है। वो कब बनेगा उस चीज़ पर आते हैं। देखो बच्चों आपको अगर याद हो कि लोअर क्लासेस के अंदर एक रिजल्ट हुआ करता था, वो ये था कि एलसीएम ऑफ m × n एंड जीसीडी ऑफ m × n इज देयर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर जीसीडी है m × n का अगर 1 बनता है तो दैट इंप्लाइज एलसीएम m × n का कितना बनेगा, m × n बन जाएगा। तो दैट इंप्लाइज सिंस जीसीडी ऑफ m and n is 1, तो दैट इंप्लाइज एलसीएम ऑफ m and n इज इक्वल टू m × n। तो इसका मतलब ये बच्चों कि जब कभी भी m का और n का जीसीडी 1 बनेगा, उस केस में m ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ से उठाओ, n ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ से बनाओ, उससे कोरस्पॉन्डिंग टप्पल बना दो। जो टप्पल बन के आएगा, जो मेंबर बन के आएगा, वो दरअसल किसके अंदर जाएगा, इस पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर जाएगा, और उसका ऑर्डर कितना बनेगा, m × n बन जाएगा। अब m × n बनते ही ये ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है, m × n है, तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप के अंदर से आपको एक ऐसा मेंबर मिल चुका जिसका ऑर्डर कितना है, m × n है। तो दैट इंप्लाइज इफ जीसीडी ऑफ m × n इज 1, तो दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to Zm × Zn such that जो जिसका ऑर्डर है दरअसल वो कितना बनता है,
is m into n, तो that implies Zm cross Zn is a cyclic group of order mn। ये चीज है। आपको ये पता कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है n ऑर्डर का, किसका आइसोमॉर्फिक है, Zn का आइसोमॉर्फिक है। आपको ये पता कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप बन चुका कितने ऑर्डर का, m इंटू n का, तो दैट इंप्लाइज Zm क्रॉस Zn है इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn, तो दैट इंप्लाइज Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn। ये चीज थी। तो इसका मतलब ये बच्चों, ये तब ओल्ड है इफ m का और n का GCD कितना बनता हो, 1 बनता हो। तो इसका मतलब जब कभी भी m का और n का GCD 1 बनेगा, दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn। अगर जब कभी भी m का और n का GCD 1 नहीं बनता, तो जो एक ग्रुप है आपके पास आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा। किस चीज के, इस चीज के आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा। तो यही से ही क्या बन चुका, सेम एज इट इज। यही से जो आपने एलसीएम वाली जो GCD का जो कंसेप्ट लगाया था, यहाँ से ये भी प्रूव कर सकते हो आप कि इफ GCD ऑफ m एंड n इज नॉट इक्वल टू 1, तो दैट इंप्लाइज Zm क्रॉस Zn इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Zmn। इफ, इसी के अंदर ही इफ, या फिर ये चीज बोल सकता हूं मैं, Zm क्रॉस Zn इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Zmn if GCD ऑफ m एंड n इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब कि जब कभी भी m और n का GCD 1 नहीं बनता, तो ये ग्रुप है आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा Zmn के साथ। तो दैट इंप्लाइज इस ग्रुप का ऑर्डर m इंटू n है, ये आइसोमॉर्फिक नहीं बनता Zmn के साथ। तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप इज नेवर बी साइक्लिक if GCD of m into n is not equal to 1. So that implies if GCD of m and n is not equal to 1, that implies Zm cross Zn is always abelian, but never be a cyclic group. ये चीज थी आपके पास। जो आपने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ली है बेसिकली, वो दो का कोरस्पॉन्डिंग ली है, एक ये ग्रुप लिया है, एक ये लिया है। वैसे जो रिजल्ट है इसको आप जर्नलाइज भी कर सकते थे m ग्रुप के साथ, मतलब कि Zm1 क्रॉस Zm2 क्रॉस Zm3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ क्रॉस Zmn, वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आइसोमॉर्फिज्म बनता है। वो दरअसल कैसे बनता है उस पर भी आते हैं। पहले इसके अंदर एक और चीज़ आती है। देखो बच्चों, आपने यहाँ पर ये बोल दिया अगर m का और n का GCD 1 है तो ये ग्रुप इसका आइसोमॉर्फिक है। अगर GCD 1 नहीं बनता तो आइसोमॉर्फिक नहीं बनता। इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या चीज़ बन चुकी, वो ये कि Zm क्रॉस Zn इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn if and only if GCD of m and n is equal to 1। ये चीज़ है। देखो बच्चों, जो ये रिजल्ट है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिजल्ट। CSIR नेट में भी इसकी एप्लीकेशन आती रहती है, कैसे यूज़ करना होता है वो भी आएंगे। इसका जो एप्लीकेशन है बेसिकली IIT JAM में बहुत बार आया हुआ है, बट CSIR नेट में भी इसका जो कंसेप्ट है कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है कई बार। नाउ कम टू द पॉइंट। आपने यहाँ पर दरअसल क्या किया है, दो के कोरस्पॉन्डिंग चले हो कि एक ये ग्रुप लिया, एक ये लिया। आप इसको जनरलाइज भी कर सकते थे किस टाइप से, वो ये था, वो ये है बेसिकली कि Zm1 क्रॉस Zm2 क्रॉस Zm3 and so on so forth cross Zmn is isomorphic to Zm1, M2, M3 and so on so forth Mn।
जो एक ग्रुप है बच्चों आपके पास, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है, जो पूरा का पूरा ग्रुप है आइसोमॉर्फिक उसके तभी बनता है अगर ये जो भी आप डिस्टिंक्ट लेते हो ZMI और MI और MJ, इनका जो GCD है दरअसल आपके पास 1 बनना चाहिए। जब कभी भी I और J आपके पास क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, ये तभी है इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ MI एंड MJ इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J। ये चीज़ थी। देखो बच्चों, जो अभी हमने डिस्कस किया है कि ZM क्रॉस ZN है, बेसिकली वो आइसोमॉर्फिक टू ZMN के कब बनता है, अगर दोनों का M का और N का GCD आपके पास कितना बनता हो, 1 बनता हो। उसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट के अंदर, एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को दरअसल हम क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वो दरअसल आपके पास क्या है, वो ये है। देखो बच्चों, अब हम दरअसल क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, आया था एक क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ये ग्रुप 3 का क्वेश्चन है। इट इज़ सो इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर इसने दरअसल क्या पूछा आपसे, वो ये चीज़ पूछ लिया। इसने बोल दिया कि अगर n की वैल्यू आपके पास क्या हो, a क्या 1 से ज़्यादा हो, इसने क्या बना दिया, ZN स्टार बना दिया। इसने डिफाइन भी कर दिया दरअसल कि ZN स्टार एक्चुअल मायने में है क्या। इसने बोल भी दिया कि ZN स्टार be the group of units of Zn, which of the following group are cyclic। इसने आपको क्या बोल दिया कि Zn स्टार, इसने क्या बोला है कि यूनिट ग्रुप है, यूनिट ग्रुप ऑफ Zn। आपको ये पता है कि Zn स्टार है, इट इज नथिंग बट यूनिट ग्रुप ऑफ Zn एंड इट इज नथिंग बट इट इज आइसोमॉर्फिक टू UN। ये चीज़ थी। अब UN के थ्रू आइसोमॉर्फिज्म आपको पता, पहले डिस्कस कर चुके इस बात को। रूसी के अकॉर्डिंग इसने ऑप्शन बना दिए। इसने बोल दिया कि इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप है जो साइक्लिक बनते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। इसने बोल दिया कि Z10 स्टार है आपके पास, ये बताओ साइक्लिक ग्रुप है या फिर नहीं है। देखो बच्चों, Z10 स्टार है, दरअसल किसके इक्वल बनता है, इट इज़ नथिंग बट यूनिट ग्रुप ऑफ Z10 एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ आइसोमॉर्फिक ऑफ U10। अब U10 के थ्रू आइसोमॉर्फिज्म पता मुझे, ZN के अंदर मैं बना सकता हूँ किस टाइप से बनती है उस चीज़ के अकॉर्डिंग। और अभी हम जो करके आए थे कि ZM क्रॉस ZN है, आइसोमॉर्फिक टू ZMN के कब बनता है, अगर उन दोनों का M और N का GCD कितना बनता हो, 1 बनता हो, तभी है, अदरवाइज नहीं बनता वो साइक्लिक। अब उसी के कोरस्पोंडिंग हमारा जो क्वेश्चन है, फ्रेमवर्क बनाया गया था। अब देखो बच्चों, U10 है दरअसल वो किस चीज़ का आइसोमॉर्फिक है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू U2 क्रॉस U5 एंड दिस वन इज नथिंग बट इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z1 क्रॉस Z4 एंड 1 का और 4 का GCD कितना है आपके पास, वो बनता है 1। तो दैट इम्प्लाइज जो आपके पास एक ग्रुप है Z10 स्टार किसके आइसोमॉर्फिक बन चुका, Z4 के आइसोमॉर्फिक बन चुका है। अब ये हमें ये पता है कि Z4 है, इट इज़ ऑलवेज साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z10 स्टार है, इट इज़ ऑलवेज ए साइक्लिक ग्रुप, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेकंड पर आते हैं। ऑप्शन सेकंड हमें क्या बोलता है, वो ये चीज़ था, किसने एक्चुअल मायने में आपको क्या बोल दिया, ये पूछ दिया कि Z8 स्टार है आपके पास, वो साइक्लिक ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता। Z8 स्टार है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ Z8 एंड इट इज़ नथिंग बट इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू U8। हमें ये पता है कि जो 2 की पावर n टाइप का या फिर 2 की पावर r टाइप का U(2 की पावर r है, वो आइसोमॉर्फिक किसके बनता है, कैसे बनता है। तो दैट इम्प्लाइज को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया इस टाइप से कि U(2 की पावर 3 एंड दिस वन इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 की पावर 3 - 2। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। ये चीज़ थी। अब एक बात बताओ बच्चों, Z2 क्रॉस Z2 आपके पास ये, और 2 और 2 का GCD कितना बनता है, 2 बनता है। तो दैट इम्प्लाइज जो स्ट्रक्चर है आपके पास क्या है, एबिलियन बनता है बट नॉट साइक्लिक। तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि Z8 स्टार है,
वो आपके पास क्या बनता है, ऑलवेज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक ग्रुप। बट इसने क्या पूछा आपसे क्वेश्चन के अंदर, ये पूछा है कि जो Z8 स्टार है क्या वो साइक्लिक ग्रुप बनता है। आपने क्या बना है कि जो Z8 स्टार है वो आइसोमॉर्फिक इसके बनता है, आइसोमॉर्फिक टू Z4 नहीं बनता, तो दैट इंप्लाइज दिस वन इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। नाउ कम टू द पॉइंट। अब दरअसल हम क्या करते हैं, ऑप्शन थर्ड पर आने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन थर्ड दरअसल क्या बोलता है, वो ये था, Z100 स्टार के बारे में इसने पूछ लिया और आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग इसका भी काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, Z100 स्टार है वो दरअसल क्या बनता है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू U ऑफ Z100 एंड इट इज नथिंग बट इट इज आइसोमॉर्फिक टू U100 एंड ये आपके पास क्या बनता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 25 चौका 100, ये बन चुका। अलग अलग आइसोमॉर्फिज्म बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका है, इट इज आइसोमॉर्फिक टू U2 की पावर 2 क्रॉस U ऑफ 5 की पावर 2, तो दैट इंप्लाइज बाय द आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन it is isomorphic to this one, isomorphic to Z2 and this one is isomorphic to Z of 5 की पावर 2 minus 5 की पावर 1, तो that implies यहाँ से क्या बन चुका, it is isomorphic to Z2 क्रॉस Z20। अब देखो बच्चों, 2 का और 20 का GCD है, आपके पास क्या नहीं बनता, 1 नहीं बनता, कितना बनता है, 2 बनता है, तो दैट इंप्लाइज ये ऐसा ग्रुप है 40 ऑर्डर का बन चुका जिसके पास एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 40 है, 40 है, तो दैट इंप्लाइज दिस ग्रुप इज एबिलियन बट नॉट साइक्लिक। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि Z100 स्टार है, इट इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, तो दैट इंप्लाइज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी पर चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो ऑप्शन डी है वो क्या बोलता है, वो ये है, इसने दरअसल क्या पूछा कि Z163 स्टार है आपके पास, वो साइक्लिक ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता। Z163 स्टार है, दिस वन इज आइसोमॉर्फिक टू U ऑफ 163 एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू, देखो बच्चों ये ग्रुप आपके पास क्या है 163, एक्चुअल में 163 है, ये आपके पास एक प्राइम नंबर बनता है, प्राइम नंबर बनता है अदर देन 2 है, तो दैट इम्प्लाइज इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z ऑफ 5 ऑफ 163 एंड इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z ऑफ 162। अब ये आपके पास हमें ये पता है कि दिस वन इज साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z163 स्टार है आपके पास, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z122 एंड इट इज ऑलवेज साइक्लिक, तो दैट इम्प्लाइज Z163 स्टार है आपके पास, जो इसका यूनिट ग्रुप है आपके पास क्या बनता है, वो आइसोमॉर्फिक बनता है किसके साथ, Z162 के साथ, और ये आपके पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है, तो दैट इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इसने साइक्लिक ग्रुप ही पूछा था, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन था बच्चों, इसका जो लूप होल है इस टाइप से आपको काम करना था, सोचना था, जस्ट पीछे वाला काम ही यूज़ करना है, जो कैसी चीज़ बताई गई है कैसे फॉलो करनी है वे चीज़ों को ओबे करो, यहाँ से आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। नाउ कम टू द पॉइंट। तो इस टाइप से था बच्चों, एक क्वेश्चन था CSI और नेट दिसंबर 2015 के अंदर आया था। देखो बच्चों, जो मेनली देखा जाता है, जो स्टूडेंट है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो पेपर हमारा रिंग फील्ड है, ग्रुप रिंग फील्ड है, इसको थोड़ा सा टफ मानते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये पेपर है इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, टफ नहीं है ये, बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, डेप्थ के अंदर जाना पड़ता है आपको कंसेप्ट के, तभी आप आंसर बनाते हैं। देखो बच्चों, जो आपका जो काम करवाया गया है, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर है, इसके अंदर आप स्पेशलिस्ट तभी बन सकते हो अगर आपको जो काम करवाया जाता है, हर रोज़ का काम अगर आप हर रोज़ फॉलो करते हो, अपना कुछ बुक प्रेफर करते हो, जो मैं अभी बुक चला रखी है मैंने, खन्ना बाम्बरी हो या फिर गैलिन की बुक है, IN ऑस्टिन की बुक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या है साथ साथ में बुक फॉलो करना स्टार्ट कर दो, आपका जो पेपर है बच्चों बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है। इनफैक्ट CSI और नेट के अंदर इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू काम चलता है और इन्हीं कंसेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टाइप से बच्चों ये जो हमारा काम था
आपको इस टाइप से सोचना था, करना था काम, कैसे हम इस चीज़ को फॉलो करें, कैसे आंसर बनाए, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दरअसल मोटिव होता है काम करने का। इस टाइप से था बच्चों आपका काम।